नमस्कार सभी को, आप सभी का मेरा YouTube चैनल डिपो ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी को लेकर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर तक आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट मैंने करवा दिए थे। बेसिकली यह मैथ्स आपकी NCERT बुक बेस्ड है, ठीक है। जो आपकी NCERT का सिलेबस है 2023-24 का रिड्यूस होने के बाद उसको लेकर मैं यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ये सारे आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। बस इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, अब पाद बिंदु का मतलब हम समझ चुके हैं, पाद मतलब होता है कि आपके पैर या चरण, ठीक है। तो मीनार की बात करें तो मीनार का जो निचला सिरा होता है उसे पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह आपकी मीनार है, N से O आपकी मीनार है। तो इस मीनार के पाद बिंदु बोले तो O से यदि हमें इस चित्र को डिजाइन करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, यह भी हम हाथों हाथ करके आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए यह आपकी मीनार है। इस मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक और साइड में या पास में या सामने की तरफ दूसरा कोई भवन है, ठीक है। अभी हमें यह नहीं मालूम है कि भवन बड़ा है या मीनार बड़ी है, ठीक है। आपका कंफ्यूजन का विषय यह हो सकता है, तो हम इसको भी क्लियर यहाँ पर करेंगे। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण यह 30 डिग्री हो चुका है। तो यह हुआ इसका क्षैतिज लाइन, ठीक है। क्षैतिज लाइन हो गई तो यह कोण आपका हो गया 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और यहां से लेकर आपका यह है भवन और यह है आपकी मीनार, ठीक है। यह मीनार है, तो यहां से इसके पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह आपका जो एंगल है यह है 60 डिग्री, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार आपकी कितने मीटर है, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इस भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, आप इसे मान सकते हैं h मीटर, और यह आपको फाइंड करनी है। अब प्रश्न ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मीनार ऊंची है या भवन ऊंचा है, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा फेनोमेना ये समझिए कि मान लीजिए मैं एक एंगल यहाँ से बनाता हूँ और एक एंगल यहाँ से बनाता हूँ, और ये दोनों एंगल आपके 30-30 डिग्री के हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप 30-30 डिग्री मान लीजिए। आपको एक एंगल, यह वाला एंगल यदि आप बड़ा करेंगे, इस एंगल की वैल्यू यदि बढ़ाएंगे आप, तो बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लाइन इस तरफ आएगी। जब लाइन इस तरफ आएगी तो ये हाइट आपकी ज़्यादा आएगी और ये हाइट आपकी कम आएगी। ये एक तर्क या लॉजिक होता है सोचने का कि आप एंगल को देखकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल दिया गया है मीनार के पाद बिंदु से, वह 30 डिग्री का एंगल है, और भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के पाद बिंदु से जो एंगल दिया गया है वह है 60 डिग्री का। तो जिसका एंगल ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री, इसका अर्थ है कि यह ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। इसके शिखर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तभी तो यह 60 डिग्री का। यदि यह एंगल और बढ़ता है, 70 डिग्री होता है तो यह और ऊंची होगी। यदि यह 30 डिग्री से कम होता है तो यह फिर बड़ी होगी और यह छोटी होगी। यह एक तरीका होता है इसको समझने का। और दूसरी बात कि यह आपकी जो क्षैतिज रेखा है इसे हम इस प्रकार से मिला देते हैं, तब आपका यह चित्र और यह चित्र एक जैसा बन गया है। यह मीनार की आपकी हाइट हो गई, और यहाँ पर हमें आवश्यकता लगेगी, यह आपकी यदि h मीटर है और यह पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 50 मीटर है, तो इतनी डिस्टेंस कितने मीटर होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यह वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो यह डिस्टेंस आपकी पूरी 50 मीटर है। इसमें से आप h मीटर को माइनस कर दीजिए तो आपकी यह वाली डिस्टेंस आ जाएगी, और यह डिस्टेंस आपकी होगी, यह पूरी 50, उसमें से h, तो 50 माइनस h मीटर यह डिस्टेंस हो जाएगी इतनी। ये यहाँ पर 50 माइनस h मीटर है, यह पूरी आपकी 50 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की 50 मीटर है, और यह हमने h मीटर मान ली, और आप इसे मान सकते हैं x मीटर,
ठीक, तो यह इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए। यदि आप चित्र बनाना सीख गए तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं। बिना चित्र के यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। यह आप गांठ बांध के मेरी बात को ध्यान से रख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, यह हमें फाइंड करनी O से N, O से I बराबर h मीटर है। मैंने N M O D I यह मान लिया है। ठीक है, M N O D I, तो यह आपका O है, सॉरी D है, और यह आपका O और यह आपका N है। ठीक है, ये D से I है, DI बराबर आपका h मीटर मान लिया हमने। अब हम त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज है हमारे पास, एक ODI ये ले सकते हैं ODI, या फिर एक हम ODN ले सकते हैं। ये दो त्रिभुज है जिनके अंदर हमें एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक 30 डिग्री वाला एंगल और एक 60 डिग्री वाला। तो हम जहां पर एंगल दिए हैं वही हमारे ट्रायंगल लेंगे, जहां पर एंगल दिए हैं वही। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ODN, तो हम लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ODN में। अब त्रिभुज ODN को यदि देखें तो इसके अंदर एंगल आपका है 60 डिग्री, ये हमने एंगल लिख दिया 60 डिग्री। O से D की डिस्टेंस हमने मान ली x मीटर। O से N की जो डिस्टेंस है वह हमें दी गई है क्वेश्चन में ही 50 मीटर। अब हम ले लेते हैं टेन थीटा। हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि आप यह ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, यह आपका इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है, यह आपका 60 डिग्री है। ठीक है, यह आपका 50 है और यह आपका x है। इस प्रकार का आप ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, यह वाला एंगल ले रहे हैं, ये 60 डिग्री वाला है आपका। तो इसके अंदर आप टेन थीटा लगाया, ON आपका ये ON लंब बटे आधार OD, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री रख दिया। O से N की डिस्टेंस हमारी है 50 मीटर और O से D की डिस्टेंस हमने मानी है x मीटर। हम जानते हैं टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 60 का मान रख दिया √3 बराबर 50 बटे x। दिस इम्प्लाइज, ये आपके नेक्स्ट स्टेप के निशान हैं, आप इनको जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू x यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर आप इसे लिख सकते हैं 50 बटे करनी 3 मीटर। ठीक है, यह तो आ गया आपका x का मान। इसे आप समीकरण नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं। चूंकि हमें x का मान नहीं फाइंड करने को कहा गया है, हमें सिर्फ यदि आपसे कहा जाता है कि भवन के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए, तो अब हम x का मान निकालते और यह मान आपका आ जाता और यहीं पर क्वेश्चन एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना है, हमें तो h फाइंड करना है। अब हम लेते हैं त्रिभुज, अगला त्रिभुज। अब हम लेते हैं त्रिभुज ODI में, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ODI में। इस त्रिभुज के अंदर आप थीटा का मान लेंगे, तो थीटा बराबर है यहाँ पर 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये D से I, ODI बराबर हमारा है h मीटर, ये हो गया h मीटर DI की वैल्यू। इसके बाद आपका थीटा हो गया और यह हो गया आपका O से D बराबर x मीटर। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब हम इस त्रिभुज के अंदर ले लेते हैं हमारा कोई अनुपात, 10 में ले सकते हैं, आप कोट में ले सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता लगती है उस हिसाब से। हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हमें यहाँ लंब दिया गया है और आधार की वैल्यू दी गई। तो हम लंब और आधार के बीच का रेशो देख लेते हैं और वह रेशो होता है 10 में। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर 10 में ले रहे हैं अनुपात को। इसका अर्थ है कि आप लंब बटे आधार लेंगे, तो यहाँ DI आपका हो गया DI अपान में ले सकते हैं आप O से D। ठीक है, ये लिख दिया आपने। D से I की वैल्यू आपका यहाँ पर D है
और यहाँ पर I है, तो यह हुआ आपका h अपान यह हो गया आपका x। तो आप इसे और सॉल्व करते हैं तो tan का मान रख देते हैं। tan में थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं हम tan 30 डिग्री बराबर h अपान x। ठीक है, h अपान x। और अब यहाँ हम ये x का मान भी पुट कर देंगे, तो यह हो गई आपके समीकरण नंबर 2। अभी रुकिए, समीकरण नंबर 2 लिखने से पहले हम यहाँ पर इसे tan 30 की वैल्यू भी रख देते हैं। तो tan 30 फाइनली हमारा जो आया था वह आया है कि tan 30 बराबर h अपान x, तो h अपान x। और यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है हम यहाँ पर अगेन लिख देते हैं उसको। समीकरण 1 जो है आपकी वह थी, क्या थी समीकरण 1 हमारी, कि x बराबर 50 करनी 3, तो x बराबर 50 बटे करनी 3 मीटर, यह हमारी समीकरण 1 थी। समीकरण 1 से मान हम इसके अंदर रख देते हैं और tan 30 की वैल्यू भी यहाँ पर रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3 आपका, 1 बटे करनी 3 यहाँ पर मान रख दिया tan 30 का। और h आपका वैसा ही रहेगा, यह h हमें फाइंड करना है और x का मान है 50 करनी 3। ठीक है, तो यह रख दिया आपने 50 और इसके बटे में है √3। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा आपका x का मान। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व करें। चलिए, यहाँ पर 50 करनी 3 का ऊपर गुणा हुआ, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपका 50 करनी 3 यहाँ पर गुणा में चला गया और इसके गुणा में आपके पास मिलेगा 1 बटे करनी 3 बराबर h। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो h बराबर 50 बटे आपका √3 से √3 का मल्टीप्लाई होके यह हो गया फाइनली 3, और इसको आप लिख सकते हैं h बराबर, अब आप 3 का भाग आप थोड़ा सा, मैं आपको एक दूसरा तरीका और दिखा दूंगा यहाँ पर। तो आप 50 का भाग, 50 में जब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग आप 50 में देंगे तो आपका 16 48, ये 48 और यहाँ 2 बच जाएगा। तो 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यह फाइनली मीटर में है आंसर आपका, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। अब आप, ये तो हुआ तरीका नंबर 1। इसके बाद यदि आप सेकंड तरीका लगाते हैं यहाँ से आप एक और तरीका ले सकते हैं। सेकंड तरीका यह है आपका कि यहाँ पर आपका समीकरण 1 में x का मान यह आया था और समीकरण आपकी ये बनती है। यहाँ की स्टेप के बाद में उठाकर अगली स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हम √30 की वैल्यू रखते हैं, तो 1 बटे करनी 3 बराबर h बटे x। तो आप इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x बराबर, यहाँ करनी 3, x बराबर h करनी 3 आ जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। आपको मैं एक दूसरी मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने की, दूसरा तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का, ऐसा नहीं कि यही तरीका है सॉल्व करने का। आप इसको इस स्टेप को कन्वर्ट करके यहाँ भी ला सकते हैं इस प्रकार से। तो यह समीकरण नंबर 2 और यह आपके समीकरण नंबर 1 थी। 1 और 2 में आप देखेंगे, तुलना करेंगे तो x का मान यहाँ पर ये है और यहाँ पर x का मान ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, ऐसा आप लिख सकते हैं। 1 बराबर 2 से मतलब आपके यहाँ पर 50 बटे करनी 3 बराबर h करनी 3, इस प्रकार से आ सकता है। जब आपके लेफ्ट हैंड बराबर हो तो राइट हैंड भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। 1 बराबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि उसका एक पक्ष आपस में बराबर है, इसका अर्थ है कि दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो h बराबर आपका √3 नीचे आ जाएगा, तो 50 बटे √3 इंटू √3, तो यह हो जाएगा 50 बटे 3। तो h बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। गणित में कोई फिक्स तरीका नहीं होता है कि हम इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, आप कई तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका एक ही आना है। किधर से भी आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए, किस भी तरीके से कर लीजिए, आपको आंसर में वही मिलना है। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपका IMP प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कंप्लीट
होता है। और यहाँ पर बाकी का क्वेश्चन हमने समझ लिया था, उसके आगे हमने यहाँ पर सॉल्व इसे कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को आने के लिए उसमें कई चीज़ें देखी जाती है। जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वह 20 अक्षरों से 22 अक्षर या 25 अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो सकते हैं। इससे बड़े क्वेश्चन की क्वेश्चन पेपर में जगह नहीं बनती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो अपने आप में 40 से 50 वर्ड को रखते हैं, तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना प्रश्न पत्र में इंक खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इतना पेपर वेस्टेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके इक्वलेंट दूसरा क्वेश्चन आपके पास बुक में होता है। तो इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर तो आपको डायग्राम दिया ही है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, मान लीजिए यह आपका भवन है, यह आपने मान लिया कि भवन है, और यह है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो यहाँ से केबल टावर की बात चल रही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, केबल टावर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण से क्या अर्थ है? उन्नयन कोण से क्या अर्थ है? उन्नयन कोण का अर्थ है कि अब आप यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। फिर से अगेन रिपीट कर लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इस भवन को ले लिया, इसके शिखर पे चढ़ गए, और यहाँ से केबल टावर का उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखा। उन्नयन मतलब क्या है? ऊपर की तरफ देखना। तो ऊपर इस प्रकार से देखा। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से बनेगा, मतलब ये जो आपका कोण है यह 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण आप यहीं से देख रहे हैं। ठीक है, आप यहीं से देख रहे हैं, और इसके पाद का मतलब अगर आप यहाँ पर पहुंचे तो अब आपका यह टावर इस प्रकार से, और इसके पाद का मतलब यहाँ का आपका जो एंगल है, यह वाला एंगल, ठीक है, यह एंगल आपका कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में यदि आपने डायग्राम बना दिया तो मान के चलिए कि 50% काम आपका हो चुका है। और यदि आप डायग्राम में गड़बड़ हो गए, डायग्राम बनाते समय कंफ्यूज हो गए कि किसको कहाँ रखें, अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहीं से आप एक ही जगह से अवनमन और उन्नयन दोनों कोण बन रहे हैं। तो यहीं से उन्नयन कोण है और यहीं से अवनमन कोण भी। अब आप कहेंगे कि सर आपने 45 डिग्री यहाँ क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, इस तरफ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों बनाया? तो भाई हमेशा कोण कहाँ बनेगा? क्षैतिज रेखा किसके बीच में बनेगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा। वह कोण आपका अवनमन भी हो सकता है और उन्नयन भी हो सकता है। तो हमेशा दोनों ही कोण आपके किसके बीच में बनेंगे? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो यह आपकी क्षैतिज रेखा है और यह आपकी दृष्टि रेखा, एक बार यह और एक बार यह है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था कि दृष्टि रेखा को आप ध्यान से समझ लेना और क्षैतिज को आप ध्यान से समझ लेना। इस प्रकार से यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमने यह एंगल इसलिए यहाँ पर बनाया, यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज रेखा नहीं है। यहाँ आपके दृष्टि रेखा तो है लेकिन क्षैतिज रेखा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आप टावर की ऊंचाई CE लीजिए, CE, ये CE आपकी क्या है? टावर की ऊंचाई। एक बिंदु और यहाँ पर D रख लिया, ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक है, ये A से D और B से C आपस में बराबर हैं, क्योंकि यह डिस्टेंस इसके पैरेलल चल रही है, यह डिस्टेंस इसके पैरेलल है, इसलिए A B से C और A से D आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब आप इसे मान लीजिए। क्या मान लेंगे आप मान सकते हैं कि C से E आपकी यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस आपकी होगी H मीटर। टावर की ऊंचाई हमें H मीटर और यह 7 मीटर है। अभी हमें इस एंगल को लेना है, तो इस एंगल के कारण हमें यह डिस्टेंस D से E की भी चाहिए होगी, यह वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। तो यह आपकी ये 7 मीटर और यह हमने मान ली पूरी x मीटर, इसको x मान लिया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर। तो ये कितनी बचती है? तो ये बचती है x - 7 मीटर। ठीक है,
ये x में से यदि 7 को घटाएंगे तो यह डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो यह हुआ आपका डायग्राम का कंप्लीट स्वरूप। अब मैं इस डायग्राम को, इस वाले मटेरियल को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमने लिया है यहाँ पर त्रिभुज ADE, ये ADE, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के एंगल को हम बीच में रखेंगे। आपका D एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ADE में थीटा आपका है यहाँ पर 60 डिग्री न्यून कोण है, जो कि AD बराबर 1 से है। यह और यह भुजा हमारी बराबर है, हम देख चुके हैं यहाँ पर, इसलिए AD की वैल्यू है 1 मीटर हमने मानी थी। और D से E की जो डिस्टेंस वह लिखना है हमें। तो E से C की डिस्टेंस, यहाँ से A से B की डिस्टेंस है 7 मीटर, और इसको हमने माना है D से C से E की डिस्टेंस को H। तो इस H में से यदि हम 7 को कम कर दें, इस पूरी दूरी में से यदि इस दूरी को हम कम कर दें, इस पूरी डिस्टेंस में से D से C की डिस्टेंस कम कर दें, तो E से D की डिस्टेंस बच जाएगी, और वह बचेगी आपकी H-7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे H-7 D क्या। अब टेन में ले लेते हैं टेन थीटा इसलिए लेंगे क्योंकि लंब बटे आधार बराबर D, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा, तो D बटे AD, और टेन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है 60, तो रख दिया 60 बराबर D से E का मान है H-7 और A से D का मान हम मान चुके हैं X। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, और टेन 60 डिग्री का मान हमने रख दिया यहाँ पर √3, ये आपका √3 है, और यहाँ पर H-7 ये आपका जो है DE का मान है, ये DE का मान है यहाँ पर H-7, और AD का मान 1 से है, A से D का मान हम मान चुके हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका 1 से है, और 1 से का मल्टीप्लाई जब √3 से हुआ तो 1 से √3 और H-7, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार से अब हम ट्राइंगल लेते हैं CBA में, CBA या फिर ABC, हमेशा 90 डिग्री वाले एंगल को हमें बीच में रखना है। अब इसके अंदर भी लेते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर है 45 डिग्री, और उसके बाद B से C आपका है यहाँ पर X, और B से A मतलब लिख देंगे A से B बराबर 7 मीटर, ठीक है। अब हम टेन थीटा ले लेते हैं इसके अंदर और मान रख देते हैं, तो यहाँ टेन 45, ठीक है। टेन थीटा बराबर, सबसे पहले टेन थीटा, तो यहाँ पर AB बटे BC, ये आपका AB बटे BC, और टेन 45 डिग्री बराबर AB का मान है हमारा X, और BC का मान है यहाँ पर AB का मान है 7, AB का मान है 7, और BC का मान है यहाँ पर X। तो यहाँ पर टेन 45 का मान होता है 1, यह लग गया 1 बराबर 7 बटे X, तो X बराबर आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। यह आ चुकी है 7 मीटर, X बराबर 7 मीटर आ गई। अब आप इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रख दीजिए। आपके समीकरण क्या है यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 है x √3 x करनी 3 बराबर H-7। तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए 7, तो 7 करनी 3 बराबर H-7, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा, 7 आपका उठकर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगी 7 करनी 3 माइनस था इधर होकर प्लस हो जाएगा 7, तो H बराबर 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 आपका आंसर आ जाएगा ये मीटर में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। H बराबर आपका आएगा ब्रैकेट के अंदर से H बराबर 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, फाइनली यह आंसर आ जाएगा। इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू यदि यहाँ पर दे रखे, करने 3 का मान आपको यदि दे रखे कि 1.732 का उपयोग कीजिए, तब आप यहाँ पर 1.732 का 7 से गुणा करके और फिर 7 को घटाइए और आंसर लाइए, वह सही तरीका होगा। चूंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है इसलिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मीनार का आधार कहाँ है? ये आपकी मीनार मान लीजिए ए बी है, ए बी आपकी मीनार है। इस मीनार के आधार से मतलब कह सकते हैं कि पाद बिंदु से एक सरल रेखा में, यहाँ सरल रेखा मतलब नीचे की तरफ, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक 4 मीटर पर बिंदु स्थित सी है और एक 9 मीटर पर जो बिंदु है वो आपका डी है। ठीक है, ये दो बिंदु है आपका, ये सी और ये डी, ये दो बिंदु है के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहां से बनने वाले कोण सी और डी, इन दोनों जगह से यदि कोण बने और वो भी कैसे उन्नयन कोण बने, मतलब ऊपर की तरफ मीनार के ऊपरी छोर को देखने पर जो कोण बनेंगे, तो एक कोण यहाँ से और एक कोण यहाँ से, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तब आपको सिद्ध करना है कि मीनार की जो हाइट है वह 6 मीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी और बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हम इसे आईएमपी लिख देते हैं 2024 के लिए फाइनली। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर मीनार की ऊंचाई तो 6 मीटर दे रखी है, फिर आप क्यों मान रहे हैं? भाई मानना इसलिए है कि x मीटर मानकर चलेंगे, उत्तर 6 मीटर लेकर आएंगे, तब वह सिद्ध हो जाएगी। उनकी बात हमें सिद्ध करके देना है क्वेश्चन में कि यह 6 मीटर है, तो हमें नहीं पता है कि कितने मीटर है, अभी हम नहीं जानते हैं कितने मीटर है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लेकर आएंगे कि वह 6 मीटर है, तब यह सिद्ध हो जाएगा। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है और यह आपको दी गई है a से b के रूप में, और इसके बाद हम और मान लेते हैं यहाँ पर, सॉरी दिया है कि BC, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया गया है? यह दिया गया कि B से जो बिंदु C है उसकी दूरी 4 मीटर है और बिंदु B से D की जो दूरी है वह 9 मीटर है। तो दिया है BC बराबर 4 मीटर और B से D की जो दूरी है 9 मीटर है। और क्या दिया गया है कि दोनों कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण की डेफिनेशन क्या कहती है? पूरक कोण की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी दो कोण पूरक कोण तब हो सकते हैं जब उन दोनों का योग आपका 90 डिग्री हो, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए आपको ये थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ इसका, यहाँ पर 180 लिख गया था, हालांकि मैंने इसको सुधार दिया है। ये वाले जो कोण है, एक ये 90 डिग्री का में से ये निकला हुआ आधा कोण ये है मान लीजिए, और एक भाग ये है, तो ये x है और ये y है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तब ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब ये नहीं पता है कि ये कितने डिग्री का और ये कितने डिग्री का, लेकिन इन दोनों का टोटल 90 है, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। x का पूरक y है और y का पूरक x है। तब हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल BCA आपका BC और A और BDA इन दोनों का योग आपका 90 डिग्री होगा। यदि यह कोण आपका थीटा हो, कौन सा कोण? यह कोण यदि थीटा हो तो यह कितना होगा? यह 90 माइनस थीटा होगा, मतलब 90 में से थीटा को घटाने पर जो बचेगा वह आपका यह वाला कोण होगा। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि एंगल BCA बराबर यदि x डिग्री हो, कितना डिग्री हो, सॉरी थीटा हो, हम इसको थीटा लिख देते हैं, तब आपका एंगल BDA बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यह और यह दोनों का टोटल 90 डिग्री आ जाना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल 90 डिग्री तब आएगा जब इसमें से हम 90 माइनस थीटा करके इसे लिखेंगे। इस एंगल की ये वैल्यू अगर 30 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 90 में से 30 गई तो 60, मतलब इन दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। समझ गए? यहाँ 30 है तो यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 60, तो ये 60 का और ये 30 का। ठीक है, इस प्रकार से आप मान सकते हैं, या ये 30 का और ये 60 का, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने मान लिया और लिख लिया।
अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी ए में एक एक करके ले लेते हैं, बी सी ए ले लेते हैं और डी बी ए ले लेते हैं और डी सी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इसे मानकर एक त्रिभुज पहले ये लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए बी सी में हमें बी कोण हमेशा 90 डिग्री वाला लिखना होता है। मैं कभी कभी इधर से उधर बोल देता हूँ, लेकिन लिखते समय मुझे वह चीज़ याद आ जाती है और आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है उसका मान क्या है, थीटा का मान थीटा ही है, ठीक है। और बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, तो बी से सी की डिस्टेंस है 4 मीटर और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, ये हमने मान ली x मीटर, ठीक है। अब हम लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर ए बी, आधार है आपका यहाँ पर बी सी, ये लिख दिया बी सी। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा, ठीक है। थीटा को हम थीटा ही लिख रहे हैं क्योंकि ये एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा इक्वल टू ए बी का मान यहाँ पर है x और इसका मान है यहाँ पर 4। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर x बटे 4। तो ये हो गई आपके समीकरण नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में अब हम लेंगे एंगल ए बी डी वाला। त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है, थीटा का मान है यहाँ पर 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। जो हम यहाँ ले रहे हैं ये थीटा अलग है और वह थीटा अलग है। समझ रहे हैं बात को, दोनों थीटा अलग अलग है। इस थीटा को हम अनुपात के साथ में रख रहे हैं और यहाँ पर उसकी वैल्यू रख रहे हैं। आप चाहे तो इसे x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने x लिख दिया, इसे y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बात समझ गए होंगे। और यहाँ पर ए से बी आपकी, ए से बी कितनी है, यहाँ पर x मीटर है और क्या दिया है बी से डी, तो यह आपकी बी और डी बराबर है 9 मीटर। अब आप टेन थीटा ले लीजिए। अब हम लेते हैं टेन थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर आपकी ए बी बटे बी डी, ये लिख दिया बी डी। और थीटा का मान कितना है, यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यहाँ पर x लिखा हुआ था ऑलरेडी, मैंने उसे काट कर थीटा किया है। आप इसे थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा लिखा हुआ था। तो 90 माइनस थीटा, यह आपका थीटा है, ठीक है। तो आपका ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी का मान हम मान चुके थे x मीटर, तो यहाँ पर x बटे यह आपका है 9। अब चूंकि एक फार्मूला है हमारे पास, चूंकि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा, एक सूत्र हमारा। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा से हम इसे लिख सकते हैं कोट थीटा। यह हो गया आपका कोट थीटा बराबर x/9, x/9 आ गया। अब क्या है, अब आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 बटे टेन थीटा बराबर x/9। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप देखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ से देखने पर टेन थीटा बराबर आता है 9/x। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। मैंने इसको यहाँ से पलट दिया है, ठीक है। ये आपका कॉर्नर है, ये आपका फार्मूला का कॉर्नर है और ये ऐसा हो गया। 1/10 था तो 10 ऊपर आया तो 9/x हो गया, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमारी थी x/4। टेन थीटा बराबर क्या थी, टेन थीटा बराबर x/4। यह समीकरण नंबर आपकी 1 थी। अब आप 1 और 2 की तुलना यहाँ पर कर दीजिए। 1 और 2 की तुलना करने पर आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि टेन आपस में इक्वल है, LHS आपस में इक्वल है। जब LHS आपस में इक्वल है तो आपके RHS भी आपस में इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं 9/x बराबर x/4। इनका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36 और x का x स्क्वायर बराबर 36
दिस इम्प्लाइज x का जो मान आएगा वह आ जाएगा, x इधर जाएगा तो √36 एंड नेक्स्ट स्टेप में x बराबर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 6 मीटर और यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यही फाइनली हमें लाना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होता है। आई होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हम आपको प्रश्न बैंक जो 2024 की आने वाली है उस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे और उसके अंदर जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आईएमपी इसमें से भी रहेंगे, वो नए क्वेश्चन भी जो बनकर आएंगे वे सभी मैं यहाँ पर एक बार फिर से पुनः आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर कोई कमी रह गई होगी तो वो वहाँ पर पूरी हो जाएगी। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से हमारा सब्सक्राइबर हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू।